नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आई न्यूज़ 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मणिपुर की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मणिपुर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला सामने आया है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। मणिपुर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला सामने आया है और इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन अभी जारी है। सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला किया गया है और इस हमले में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 5 जवान घायल बताए जा रहे हैं। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन और भी तेज कर दी गई है। फिलहाल पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और ये भी आपको जानकारी हम देते चले कि हमले में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए हैं, 5 जवान जो है घायल है। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इलाके में सर्चिंग जो है और भी बढ़ा दी गई है। तो 2 असम राइफल्स शहीद हो गए हैं इस मुठभेड़ में और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। 5 जवान जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, उनका इलाज फिलहाल जारी है। मणिपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला सामने आया है और इस हमले में 2 असम राइफल्स शहीद हो गए हैं, जबकि 5 घायल बताए जा रहे हैं। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन अभी जारी है। तो की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे मणिपुर से, जहां पर मणिपुर में आतंकी हमला हुआ है और ये भी जानकारी आपको देते चले कि इस हमले में सुरक्षा बल के 2 जवान जो है वो शहीद हो गए, 2 असम राइफल्स शहीद हो गए हैं, 5 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। देश की सबसे बड़ी शाही रियासतों में शुमार ग्वालियर का सिंधिया राज परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में बनाया है। परिवार की करीब 40,000 करोड़ रुपए की पैतृक संपत्ति विवाद को लेकर अब ग्वालियर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की एकल पीठ ने शुक्रवार को आदेश दिया है कि परिवार के सभी सदस्य 90 दिन के भीतर आपसी सहमति से संपत्ति विवाद का निपटारा करें। ये विवाद बीते 2 दशकों से अदालत में लंबित है। शुरुआत में जो है इस केस में माधवराव सिंधिया पक्षकार थे। उनके निधन के बाद बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे आगे बढ़ाया। अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और तीनों बुआ वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे मिलकर समाधान तलाशी। हाईकोर्ट के इस कदम से अब संपत्ति विवाद सुलझने की उम्मीद जागी है। ग्वालियर का सिंधिया परिवार स्वतंत्रता के समय भी देश की सबसे समृद्ध रियासतों में से एक माना जाता था। जिवाजी राव सिंधिया और महारानी विजयाराजे सिंधिया के उत्तराधिकार के रूप में उनके बेटे माधवराव और 3 बेटियां वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे मानी गई। आज ये विवाद इन्हीं वारिसों के बीच जारी है। और इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को रीवा जिले के चाक घाट पहुंचे। कार्यक्रम के समापन के बाद अचानक से रीवा के बीजेपी कार्यालय अटल कुंज पहुंचे वो, जहां पर बीजेपी कार्यालय में सेवा पखवाड़े के तहत प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित नमो प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका कि उन्होंने अवलोकन किया। बताते ये भी आपको चले कि मुख्यमंत्री 1 दिवसीय प्रवास पर त्योथल विधानसभा के चाक घाट पहुंचे, जहां पर एक सभा को संबोधित करने के बाद वो भोपाल जाने के लिए चोरहटा एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन अचानक रीवा के बीजेपी कार्यालय अटल कुंज पहुंच गए, जहां पर सेवा पखवाड़े के तहत प्रधानमंत्री मोदी पर लगाई गई प्रदर्शनी में पीएम के देश के लिए किए गए कार्यों को प्रदर्शित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी की सराहना भी की। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 17 सितंबर के जन्म दिवस से लगाकर 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा हमारे लिए सेवा का, सुशासन का पखवाड़ा, जहां पर कई प्रकार के सरकार और समाज के माध्यम से माननीय मोदी जी के जीवन के विविध पक्ष को भी सामने ला रहे हैं। इस अवसर पर हमारे सभी माननीय पदाधिकारीगण और सभी बंधुओं के साथ मैं बधाई देना चाहूँगा। अच्छी मेहनत हुई है और इससे हमको सबको अपने जीवन में कई सारे संकल्प अच्छे काम। चलिए बढ़ते आगे और बात करेंगे इंदौर की, जहां के राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आरोपी पत्नी सोनम की जमानत याचिका
कोर्ट ने खारिज कर दी। शिलांग के सेशन कोर्ट में अब अगली सुनवाई होने को है और राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया। जमानत याचिका खारिज किए जाने को लेकर विपिन रघुवंशी ने इसे मेघालय पुलिस की जीत बताई। राजा के परिवार का कहना है कि केस में गवाह और सबूत मौजूद हैं। सोनम का परिवार कानूनी लड़ाई तेजी से लड़ रहा है। राजा के परिवार ने भी कोर्ट में आपत्ति दर्ज करने की तैयारी कर ली। कहीं ना कहीं इसमें केस में हमको लग रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ थोड़ी कमजोर हो सकती है और सोनम को जमानत इसमें कहीं ना कहीं इसमें राहत मिल सकती है इस चीज़ के बारे में। क्या उसका बेनिफिट्स मिलेगा ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए, मैंने वकील साहब से जब बात करी थी, इसके अंदर बात करी थी मैंने, तो उन्होंने कहा था इसमें तो जैसे कि जो चालान डायरी जो है, चालान डायरी जैसे कुछ अपने जो पेश हुई इसमें हुई है, तो इनने कहा अभी तक जो 5 लोग जो है, इन 5 लोगों की जो चालान डायरी जो पेश करी है तो 90 दिन के पहले पेश करी, तो इसमें कहीं ना कहीं सोनम को जमानत नहीं मिल सकती है। मगर इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है तो जो 3 लोगों को जमानत मिली है तो 3 लोगों की जमानत का जो फ़ायदा है सोनम उठा सकती है कहीं ना कहीं। इधर इंदौर में इस साल दशहरे पर पारंपरिक दशहरन रावण की जगह जगह पर शहर के महालक्ष्मी नगर मेला मैदान में 11 मुखी पूर्णाखा का पुतला दहन किया जाएगा। ये पुतला उन 11 महिला अपराधियों का प्रतीक होगा जिन्होंने अपने पतियों या मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी है। दरअसल इस साल दशहरे पर रावण के 10 सिरों की जगह इन पुतलों का दहन किया जाएगा। महिला अपराधियों की तस्वीरें लगाई जाएंगी। इसमें हनीमून पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली सोनम रघुवंशी और मासूम की जान लेने वाली मुस्कान जैसे चर्चित चेहरे शामिल हैं। पुतले का पोस्टर सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। कलयुगी शूर्पणखा नाम से इसे वायरल किया जा रहा है, जिन्होंने समाज को झकझोरने वाले जघन्य अपराध किए। यह अनोखा कार्यक्रम पत्नी पीड़ित संस्था पौरुष द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये संस्था उन पुरुषों की लड़ाई लड़ रही है जो कि अपनी पत्नियों द्वारा प्रताड़ित हैं। संस्था का कहना यह भी है कि ये पुतला दहन समाज में बढ़ रहे महिला अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेगा। नमस्कार मित्रों, इस दशहरे 2 अक्टूबर को इंदौर में महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड में बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर एक अनोखा आयोजन किया जा रहा है, शूर्पणखा दहन आयोजन। इसमें बीचों बीच में जो 11 महिलाओं के फोटो दे रखे हैं, उसमें बीचों बीच में इंदौर को पूरे विश्व में कलंकित कर देने वाली कुलटा सोनम रघुवंशी का फोटोग्राफ है। उसके दाईं ओर निकिता सिंघानिया जो अतुल सुभाष मोदी की पत्नी है, जिसने दर्जनों केस लगा दिए थे और प्रताड़ित होकर के अतुल सुभाष मोदी ने आत्महत्या कर ली थी। बाईं ओर जो है सूचना सेठ का फोटोग्राफ है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ रही है और 1.5 करोड़ रुपया प्रति माह मिलता था, जिसने अपने 4 साल के बच्चे की हत्या टुकड़े करके सूटकेस में महज इसलिए भर दिया कि एनआरआई पति से उसे कोर्ट के आदेश से मिलवाना न पड़े। इधर छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला केस में एसीबी ईओडब्ल्यू ने रिटायर्ड आईएएस निरंजन दास को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास कांग्रेस सरकार के दौरान आबकारी आयुक्त थे। निरंजन पर सिंडिकेट ऑपरेट करने के अहम रोल निभाने का आरोप है। साथ ही साथ घोटाले से उन्हें हर महीने 50 लाख रुपए मिलते थे। शुक्रवार को निरंजन दास को रायपुर के एसीबी कोर्ट में पेश किया गया और ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया कि रिटायर्ड आईएएस निरंजन दास ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, तत्कालीन विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर डेवर और अन्य के साथ मिलकर शराब घोटाले का सिंडिकेट खड़ा किया था। ईओडब्ल्यू के मुताबिक सिंडिकेट ने सरकारी शराब दुकानों में कमीशन तय करने के लिए डिस्ट्राइलों से अतिरिक्त शराब बनवाने, विदेशी ब्रांड की अवैध सप्लाई करवाने और डुप्लीकेट होलोग्राम के जरिए शराब बेचने जैसी गतिविधियों से राज्य सरकार को हजारों करोड़ों का चूना लगाया।
और बिहार के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर जल्द ही लागू होगा। जी हां, निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर लागू करने की तैयारी जो है वो कर ली है। प्रदेश के सभी जिलों में मतदाता सूची का मिलान प्रारंभ कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में एसआईआर लागू करने को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। एसआईआर के मुद्दे पर क्यों सियासत हो रही है और विपक्ष और सत्ता पक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बवाल अभी थमा नहीं है। अब छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मतदाता सूची का मिलान शुरू कर दिया है। बीएलओ के माध्यम से 2025 की मतदाता सूची का 2003 की सूची से मिलान किया जा रहा है। जिन मतदाताओं के नाम 2003 की सूची में दर्ज होंगे, उन्हें किसी प्रकार के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। जिनके नाम 2025 की सूची में तो हैं, लेकिन 2003 की सूची में नहीं है, उन्हें अपनी नागरिकता के प्रमाण के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। छत्तीसगढ़ में एसआईआर लागू होने की हलचल के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस जहां एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरे दलों के मतदाताओं के नाम काटे जाने का आरोप भी लगा रही है। वोटर लिस्ट में गलत नाम ऐड करते हैं, दूसरी तरफ से फिर कांग्रेसियों का और अपने विरोधियों का कैसे नाम काटते हैं। तो ये डबल गेम जो चल रहा है, तो एक तरह से प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा ये संकट का समय है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कायम रखना हम सब लोगों के लिए चुनौती है। विजय शर्मा जी तो सिर्फ 21 लोगों का नाम लेकर बोले कि देखो हमारे यहाँ भी नाम आया 21 लोगों का। बहुत सारे जगह आप देखे होंगे, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे कैंडिडेट, बहुत सारे लोगों ने कई जगह 51, कहीं 200, कहीं तो कुछ लोगों को लेके आए। ये देखिए, ये फर्जी मतदाता है। वहीं भाजपा पहले ही एसआईआर के पक्ष में नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से लेकर कई नेता पहले ही एसआईआर लागू करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर कहते हैं, छत्तीसगढ़ में एसआईआर लागू होना चाहिए। पूरे देश में एसआईआर की शुरुआत हो गई है, छत्तीसगढ़ में नहीं। और मैं तो स्वागत करता हूं कि पूरे देश में निर्वाचन आयोग ने एसआईआर करवाने का निर्णय लिया है उसका, और अच्छा होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए। 20-22 साल बाद हो रहा है, एक पीढ़ी निकल गई समझ लीजिए। तो एक अच्छी मतदाता सूची बनेगी, अच्छा परिचय पत्र बनेगा, अच्छी चीजें होंगी, लोगों का काम सुगम और आसान होगा। मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए की जाने वाली प्रक्रिया गलत है कि सही है, कोई बता दें। और इसका विरोध राहुल गांधी क्यों करते हैं? मैं तो खुद कवर्धा के लिए एसआईआर की मांग करता हूं, होना ही चाहिए। किस तरीके से लोग ने फॉर्म 6 यूज कर करके अपना नाम जुड़वाया है, तो जहां भी नाम डुप्लीकेशन होता है उसको ठीक करने के लिए या कोई और संशोधन है उसका चांस लोगों को देने के लिए ये नियमित प्रक्रिया है, होनी ही चाहिए। और ये सघन पुनरीक्षण का कार्य इस बार जो किया जा रहा है वो बहुत अच्छा है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर देश भर में बवाल मचा है। अब छत्तीसगढ़ में भी इस प्रक्रिया को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 2025 की मतदाता सूची को 2003 से मिलाया जाएगा, तो जाहिर है कई नाम छूटेंगे भी और सूची से बाहर भी होंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में भी मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर बवाल भी होगा और जमकर सियासत भी। यह देखने वाली बात होगी कि निर्वाचन आयोग ऐसे मतदाताओं को राहत देने के लिए क्या कदम उठाता है। गौरव शर्मा, रायपुर। और इसी बीच राजधानी रायपुर से अब तक बड़ी खबर पहुंचा दी, जहां पर एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जो है अब वो खत्म हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म हो चुका है। 10 में से 4 मांगे पूरी हो चुकी हैं। 18 अगस्त से हड़ताल पर थे कर्मचारी। हड़ताल खत्म होने पर सीएम साई का बयान भी सामने आया। हड़ताल समाप्त करने का निर्णय सराहनीय है और स्वागत योग्य है। तो आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से एनएचएम कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने अपना हड़ताल समाप्त कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात होने के बाद, आश्वासन मिलने के बाद ये हड़ताल खत्म कर दी गई है। उनकी मांगों को, 4 मांगों को पूरा कर लिया गया है और 3 मांगों पर अभी भी चर्चा सरकार जो है वो सोच विचार करेगी। कमेटी का गठन किया जाएगा, उसके बाद उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों की मांगे जो है वो मान ली है। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद हड़ताल उन्होंने खत्म कर दिया है। 10 में से 4 मांगे पूरी होगी और 18 अगस्त से हड़ताल पर थे कर्मचारी। आखिरकार हड़ताल खत्म हुआ और सीएम साई का भी इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया।
हड़ताल समाप्त करने का निर्णय सराहनीय है और स्वागत योग्य है। इस तरह का बयान मुख्यमंत्री ने दिया। इधर बीना तहसील सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। विधायक निर्मला सप्रे ने बैठक में सभी अधिकारियों से परिचय कर जनपद अध्यक्ष उषा राय, नगरपालिका अध्यक्ष लता सकवार और एसडीएम विजय डेहरिया, तहसीलदार अंबर पंथी और थाना प्रभारी अनूप सिंह यादव सहित कई विभागों के बड़ी संख्या में अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सभी विभागों की योजनाओं, कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। आज जो समीक्षा बैठक थी तो उसमें लगभग सारे प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे और जो भी अधिकारी नहीं रहे तो उनको एसडीएम के माध्यम से एक नोटिस कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उनसे मेरी बात हुई कि जितनी भी शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो और बीच शहर में चूंकि चाहे हमारा अंबेडकर चौराया हो, सर्वोदय हो या हमारा गांधी तिराया है, वहाँ पर लोगों की कंप्लेंट थी कि वहाँ पर लोग शराब पीकर बैठते हैं और ब्रिजों के ऊपर बैठते हैं, जिससे वहाँ पर आगमन जो कर रहे हैं बाहर निकलने वाले उनके साथ घटनाएं घटती हैं। तो उनको लिए हम लोगों ने सख्त निर्देश दिए कि ऐसी जहाँ पर भी अवैध शराब की बिक्रिया हो रही है, भाड़ों के अंदर बिक्रिया हो रही है, उनको तुरंत बंद किया जाए। और अगली खबर इंदौर से है, जहां पर बीजेपी के नमामि देवी नर्मदे विभाग के निगम संयोजक जीतू चौधरी ने बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला से अपनी जान को खतरा बताया है। अब बताते ये भी आपको चले कि जीतू चौधरी ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है कि कॉल से मेरे साथ होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ बाहुबली विधायक रमेश ही जिम्मेदार होगा। विधायक मेंदोला के कनकेश्वरी देवी गरबा आयोजन पर जीतू चौधरी ने सवाल खड़े किए थे। चौधरी ने लिखा था कि अब गरबे से होगी कमाई, गरीब बच्चियों से होगी वसूली और नेताजी कमाएंगे। फ्री का गरबा था, अब फीस वसूला जा रहा है, भक्ति में कमाई शुरू हो गई। इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिविल जज भर्ती 2023-24 के चुनौती देने वाले याचिकाओं को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया उस नियम के तहत होगी जो कि विज्ञापन में तय किया जाएगा। भर्ती के लिए लॉ ग्रेजुएट के साथ ही 3 साल की वकालत का अनुभव भी अनिवार्य है। दरअसल प्रतियोगी प्रियंका ठाकुर और सुधांशु सैनिक सहित कई उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि राज्य लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए जो शर्तें तय की हैं, वो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि लोक अभियोजन अधिकारी अदालत में वकीलों की तरह ही कार्य करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के कारण वे बार काउंसलिंग में नामांकन नहीं हो पाता है और इसी तरह से अन्य सरकारी सेवा में कार्यरत विधि स्नातक भी रजिस्ट्रेशन से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में उन्हें सिविल जज एग्जाम में शामिल होने से वंचित होना पड़ जाता है। इधर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में छोटी बहन के लौकी नहीं छीलने को लेकर और खाना नहीं बनाने से नाराज बड़ी बहन ने अपनी ही सगी बहन की हत्या कर दी। जी हां, इस मामले में हाईकोर्ट ने अब आरोपी बहन को जो है वो आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताते आपको चले कि मामला 24 अप्रैल 2024 की बताई जा रही है, जब बड़ी बहन नेहा ने रंजीता से खाना बनाने को कहा। तब रंजीता के मना करने पर गुस्से में आकर बड़ी बहन ने खलबट्टे से रंजीता के सिर पर कई बार किए, जिससे कि उसकी मौत हो गई। पूछताछ में नेहा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और इस पूरे मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन की अदालत में हुई। कोर्ट ने नेहा कुमारी महतो को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। और खजुराहो के ऐतिहासिक जवारी मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई के दौरान सीजेआई सीबी
गवई की टिप्पणी विवादों में आ चुकी है। जी हां, दरअसल रजत दलाल नाम के व्यक्ति ने एक याचिका दायर की थी जिसमें मांग की गई थी कि स्थापित सिरविहीन भगवान विष्णु की मूर्ति में सिर लगाया जाए। वहीं मुख्य न्यायाधीश सीबी गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए उसे खारिज कर दिया था। इसके साथ ही सीजेआई की ओर से दिए गए एक कथित बयान को लेकर भी देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध के सुर जो हैं वो तेज हो चुके हैं। आलोचकों का कहना है कि सीजेआई का बयान हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाता है। भोपाल में वीएचपी के जिला अध्यक्ष ने इसे अनुचित टिप्पणी करार देते हुए बयान वापस लेने के लिए उन्हें कहा और धार्मिक भावनाओं को सम्मान करने के साथ उनका बयान जो है वापस लेने की मांग की जा रही है। वहीं खजुराहो के स्थानीय नागरिकों ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है। हालांकि सीजेआई कल ही अपनी टिप्पणी को लेकर बयान फिर से दे चुके हैं। भारत के सीजेआई गवई साहब ने जो बयान दिया था वो न्यायोचित नहीं था। भारत के लोगों को ऐसा लगा कि एक धर्म के प्रति इन्होंने ज़्यादा बोला, उसकी भर्त्सना की गई लोगों के द्वारा, उसकी आलोचना हुई, क्योंकि खजुराहो के मंदिरों में बहुत सारी मूर्तियां खंडित हैं। व्यक्ति के द्वारा एक जनहित याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी जिसमें मांग की गई थी जो जवारी मंदिर है खजुराहो के, वहाँ पे जो विष्णु की मूर्ति है वो खंडित है और उसमें पुरातत्व विभाग को डायरेक्शन दिया जाए कि वो उसका संरक्षण करें या जीर्णोद्धार करें। और इधर छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट की संभावनाओं पर विचार करने के लिए आईने शहरी भूमि की ओर से आज शाम को 5 बजे सृजन संवाद का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के दिग्गज मंच साझा करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहेंगे। रियल एस्टेट से जुड़े सवाल दर्शक व्हाट्सएप नंबर 9993022827 पर भेज सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ। नमस्कार।